सबको आइडिया है, मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपके डेली रूटीन से करूँगा और वहाँ जो बातें होंगी वो थोड़ा सा आप उसको अपने साथ मिलाकर बात करने की कोशिश करेंगे आगे। एक क्वेश्चन है एंड आई होप आपके सबके पास उसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 तक मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ये ना कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं सबको। वो मैथमेटिक्स कितने डिफिकल्ट लगे, मेरे भी लोग बोलते हैं हमारा ना मैथमेटिक्स बड़ा खराब है क्योंकि हमें काउंटिंग नहीं आती, आई कैन नॉट ऐड नंबर्स, मेरा मैथमेटिक्स खराब है इसलिए एडिशन नहीं कर सकते। सो ये जो ये फोबिया है ना, ये वहम है, ये थोड़ा गड़बड़ है और 10th तक तो हम सब करते ही हैं। तो क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन है आपसे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यू ऑल विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड विल बी एबल टू आंसर दिस। You are going to a shop and the shopkeeper offers you 20% discount. So listen carefully, 20% discount. But shopkeeper also says that I charge 10% tax. Maybe named as GST or with any other name. But 10% tax and 20% discount. You are my beloved customer. आप मेरे बड़े प्यारे ग्राहक हो, इसमें चॉइस आपकी है कि आप पहले डिस्काउंट लेना चाहोगे या पहले टैक्स लगवाना चाहोगे। अब अगर आप वहां कस्टमर हो तो क्या चूज करोगे, पहले डिस्काउंट या पहले टैक्स, और क्यों? यस, कोई माइक है तो ये अच्छा मैंने बोल हाँ आप कह रहे पहले डिस्काउंट पे 10 तो भी उतना ही आएगा। ये हमने ना क्लास 8 तक पढ़ा है। आप कुछ आंसर देना चाहती हैं? आज माइक वो लगता नहीं है कि रूल तो पता ही नहीं आपको। रूल तो ये भी बोलता है कि सर्विस टैक्स कंपल्सरी नहीं है, सर्विस चार्ज है, लेकिन देते हो ना सर्विस चार्ज जब खाना खाने जाते हो तब तो क्वेश्चन नहीं करते। आप करना शुरू किया तब न्यूज़पेपर ने बोल दिया। सी मैं वही कहने वाला था, इसकी सारी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। अभी सर ने कैलकुलेट किया, अगर मैं पहले डिस्काउंट लेता हूँ 100 रुपीज पे डिस्काउंट 20% 80 रुपीज, 80 पर 10% टैक्स 8 रुपीज, सो आई हैव टू पे 88 रुपीज। अब रिवर्स करते हैं, 100 रुपीज 10% टैक्स 110, 20% डिस्काउंट 22, 110 minus 22 is again 88। सो आपकी पॉकेट से तो उतने पैसे जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। और ये ना इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। क्लास 8 तक हमने पढ़ा था कि सक्सेसिव डिस्काउंट जितने भी होते हैं, होलसेलर ने या मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने अपने कस्टमर को दिया, कुछ परसेंटेज डिफरेंट है, बट वो किसी को भी पहले लगाओ किसी को भी बाद में लगाओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द फाइनल अमाउंट व्हिच आई हैव टू पे। लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया। अच्छा अभी चलो फिर एक बार और आपसे एक क्वेश्चन है, अभी आपको पता लग गया कि आपकी पॉकेट से सेम पैसा जाना है, फिर भी इवन इफ यू आर गिवन नाउ द चॉइस ऑफ चूजिंग वन ऑफ दीस टू, व्हिच विल यू चूज फर्स्ट एंड व्हाई, टैक्स और डिस्काउंट? क्या चूज करोगे? अभी भी पैसा तो नहीं जाएगा, पर फिर भी अगर आपको चॉइस मिलेगी तो क्या करोगे? डिस्काउंट। आप सोचो जरा, ये जो टैक्स होता है किसकी जेब में जाता है? आई नो यू नो द आंसर। ये टैक्स किसकी जेब में जाता है, किसके पास जाता है? गवर्नमेंट वन। अब अगर आप एमआरपी में पहले टैक्स लेते हो 100 रुपीज पर, तो टैक्स अमाउंट कितना होगा? 10 रुपीज। और अगर डिस्काउंट के बाद टैक्स लेते हो और टैक्स अमाउंट कितना है? 8 रुपीज। सरकार को 2 रुपए का घाटा हो गया आपकी चॉइस की वजह से। आपकी जेब से 80 गए, लेकिन आपने चॉइस गलत कर ली। इतना मैथमेटिक्स इतना सोशल साइंस तो लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया? किस
पढ़ाया था आपको एग्जाम पास करने के लिए। प्रॉब्लम पूरे सिस्टम की ये है। अब मैं बात पे आता हूँ जी, हमारा पूरा सिस्टम इज कन्वर्टिंग टू नॉलेज ओनली। होल सिस्टम इज कन्वर्टिंग टू नॉलेज। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन। और क्लास 2 के बच्चे की जान ले रखी है, क्लास 3 के बच्चे से एक्सपेक्टेशन है कि वो हर हफ्ते टेस्ट दे दे, हर महीने टेस्ट दे दे। उससे ज्यादा टेंशन उसके माँ बाप के लिए होता है। मैं संदीप जी से बात कर रहा था, ये एग्जामिनेशन असेसमेंट किसके लिए है? क्या बच्चे की असेसमेंट है? नॉट एट ऑल। दिस इज असेसमेंट ऑफ द सिस्टम, असेसमेंट ऑफ द टीचर। टीचर कितना जस्टिफाई कर पा रहा है अपनी एफर्ट्स को क्लासरूम में, ये उसकी असेसमेंट है। And moreover, the results which we are getting are more useful to the teacher rather than to the student. तो टीचर ने तो रेक्टिफिकेशन करना है अगर बच्चे ने लर्न नहीं किया या बच्चे ने उतना लर्न नहीं किया जितना करना चाहिए था, लर्निंग आउटकम अचीव नहीं किया, तो किसने इसमें इंटरवेंशन देना है? किसने इसको राइटफुल इंटरवेंशन देके ठीक करना है? टीचर ने। तो टीचर और बच्चे को ही तो पता होना चाहिए, बच्चे को भी नहीं पता होना चाहिए, लेकिन हम उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या करते हैं? क्लास 3 का रिजल्ट बनाओ, पूरे बोर्ड पे लगाओ, तो माँ बाप को बुला बुला के स्नब करो, बच्चे को बेचारे को रेड स्टार और ब्लू स्टार दे दो, जबकि वो तो टीचर को ही करना था सब कुछ। ये सारी पॉलिसी बोल रही है। और 8वीं तक कोई सिस्टम नहीं आपको बोलता, बोर्ड का कुछ लेना देना नहीं है। सीबीएसई के अंडर आते हो ना आप, सीबीएसई का कुछ लेना देना नहीं 8वीं तक के एग्जाम से। कोई भी जो कुछ भी ऑर्डर सीबीएसई तक दैट इज एडवाइजरी ओनली, समझ लीजिए इसको। 9 ऑनवर्ड हो सकता है उनके ऑर्डर्स हो तो मैंडेटरी है आपके लिए, लेकिन 8वीं तक के सारे ऑर्डर एडवाइजरीज हैं। आप मानो ना मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो जरा सोचिए, आप सब स्कूल ओनर, स्कूल प्रिंसिपल्स बैठे हैं, कितने लोग अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने टीचर को एम्पावर कर रहे हैं कि वो बच्चे के साथ जस्टिस करे, अपने क्लासरूम के साथ जस्टिस करे। नहीं कर पा रहे। हम वही एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं। क्लास 3 के बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन है तो क्लास 10 के बच्चे से हम क्लास 3 के बच्चों को क्लास 10 क्लास 12 के लिए तैयार कर रहे हैं, ईयर एंड एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। लर्निंग के लिए तो कर ही नहीं रहे। कब करेंगे? मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया, आप सब में से मेजॉरिटी ने अच्छे मार्क्स लिए होंगे क्लास 8 में, क्लास 10 में भी, और मैनेजमेंट में भी लिए होंगे, लेकिन किस लिए? सिर्फ एग्जाम तक। हमने, मैं आपको बताता हूँ, हमने टोटल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो दोनों 23 में एफएस का आया फाउंडेशन स्टेज का, और 22 में फाउंडेशन स्टेज का आया, 23 में स्कूल एजुकेशन का आया, अभी एडल्ट एजुकेशन का आने वाला है, एंड उसके बाद टीचर एजुकेशन का भी करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है। इन सारे करिकुलम फ्रेमवर्क में एक ही बात की गई कि नाउ द एजुकेशन शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। हमें कॉम्पिटेंसीज की बात करनी है। तो अभी तक क्या हो रहा था क्लासरूम में? सिर्फ नॉलेज। मुझे एग्जाम में वो क्या करना है, इतना कुछ तैयार करना है कि बुक के या चैप्टर के एंड में दिए हुए प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। जिस दिन इस बुक से अलग बाहर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहा जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी लर्नर को पता ही नहीं है सिलेबस क्या चीज है, करिकुलम क्या होता है। आप में से आप अपने टीचर से जाकर पूछिए, कितनों को डिफरेंस पता होगा सिलेबस और करिकुलम में? क्या है करिकुलम फ्रेमवर्क और करिकुलम में डिफरेंस? क्यों इसको फ्रेमवर्क बोल रहे हैं और क्या डिफरेंस है करिकुलम में? ये क्यों कौन जानेगा? हम सिर्फ एक बुक जानते हैं और उस बुक को सब कुछ लेकर चलते हैं। हम एक अलग, पहले लोग कहते थे वी कंसीडर दीस बुक्स एज बाइबल। मैं तो बाइबल को भी क्वेश्चन करता हूँ, करना चाहिए। मुझे हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। मुझे अपने बच्चे में कैपेबिलिटी डालनी है कि वो क्वेश्चन करे। हम क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी भी डेवलप कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा? कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। अब कॉम्पिटेंसी होती क्या है? जरा सोचिए, समझिए। मैं आपको 2-3 मिनट में बताता हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन है बट वो तमाशा ही है, आप रख लेना उसको। वो आपके लिए नहीं है, रख लेना। तो पहला पार्ट होता है कॉम्पिटेंसीज का नॉलेज। एंड नॉलेज जो है ना कंस्ट्रक्ट होती है। हम जो इम्पार्ट करते हैं या जो मेरी बुक मुझे देती है, कोई और दूसरा रिसोर्स मुझे देता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसलिए क्लासरूम से 40, 50, 60, 20 जितने बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, सबको सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। बुक सेम
चीज बता रही है, लेकिन हर बच्चे की जो कंस्ट्रक्शन है नॉलेज की वो डिफरेंट है। हर बच्चा डिफरेंटली लर्न कर रहा होता है, नॉलेज पर्टिकुलरली गेन कर रहा होता है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ये सब बच्चा अलग अलग करता है। तो इसका मतलब हर बच्चे की जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द अर्लियर एक्सपीरियंस द चाइल्ड इज हैविंग एंड कोरिलेटिंग दोस एक्सपीरियंस विद द न्यू वन व्हिच आई हैव गिवन, maybe through an activity, maybe through some text given in the book, maybe through some video, maybe through some interaction among the children and so on. There may be many resources of such interaction and construction of knowledge. Second part in competency comes skills. ये जो मैंने अभी आपसे कहा था ना, आप सब लोग नॉलेजेबल थे कि आप परसेंटेज को यूज करें। अगर मैं वही क्वेश्चन पूछता, आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, वैसे सारे स्टूडेंट में अच्छा था, मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा था मैं, एंड आई यूज्ड टू गेट 100% मार्क्स, ऑलमोस्ट 100% मार्क्स, तो एक आध नंबर ऊपर नीचे होता था, बट वो तो फॉल्ट था एग्जामिनेशन सिस्टम का। एक तो ये कि वो एक लिमिटेड सी किताब थी, उसके बाहर का कुछ पूछ नहीं सकते थे। वो किताब को रट्टा लगाना आसानी था, बैठे रहो माँ बाप के डर से, किसी और दूसरे के डर से, तो हो ही जाता था। एक ही क्वेश्चन को 5-5, 6-6 बार कर दो, पूरा प्रोसेस क्रैम कर लिया। हम कहते हैं मैथमेटिक्स में क्रैमिंग के लिए काम होता है, लेकिन हमने प्रोसेस क्रैम की है। आप में से कितने लोगों को याद होगा जो आपने 9th-10th में थ्योरम्स पढ़ी थी ज्योमेट्री की, याद है? तो भाई मुझे तो नंबर पता था, I was a child, तो आता था 10वें नंबर की थ्योरम आई एग्जाम में। आप फिर वो ना जो कॉपी करते थे वो 10वें नंबर की थ्योरम ढूंढते हैं, स्टेटमेंट तो पता ही नहीं होती।